किस तरीके से आपने राजनीति में दिलचस्पी ली? पहले तो ये तय था कि घर में अगर कोई एक जना राजनीति में तो दूसरा नहीं आएगा। फिर 2017 में मैं जीता, फिर उसके बाद में 2022 में फिर चुनाव जीत गए। पता नहीं, एक दिन टेलीविजन पे खबर आई, मेरे को सुनील शर्मा जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनका फोन आया कि तुम्हारा नाम चल रहा है टीवी पे। विपक्ष कहता है कि जनता अब विकास से ज्यादा शक्ति महसूस कर रही है। क्या योगी सरकार का फोकस अब कानून व्यवस्था से हटकर जनता के संवाद की तरफ जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा? जो उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो पिछले 12 सालों में कहां से कहां पहुंचा है। एक तो ये है कि पहले से कितना अच्छा हुआ, और एक ये है अभी ये होना बाकी है। गाजियाबाद का कानून व्यवस्था में क्या माहौल? ऐसा है कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम था वो जीरो हो गया जी। आज की डेट में आप किसी गुंडे का नाम बता नहीं सकते कि फलाना गुंडा मशहूर है। गब्बर सिंह कहता था कि वो सामा कितना इनाम रखे हैं हम पे अच्छा। तो बोले हमारा नाम डुबो दिए। अच्छा। अब हर गुंडे का एक नाम होता था, उसकी एक इज्जत होती थी कि इससे लोग डरते हैं या नहीं डरते हैं। अब आपको कोई इज्जतदार गुंडा नहीं मिलेगा। रोड एक है दिल्ली की तरफ से लखनऊ के जाने के लिए, यानी NH9 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो रास्ता इधर को मुड़ जाता है इन्वेस्टर का, वो गाजियाबाद की तरफ उधर को क्यों नहीं जाता है? डेवलपमेंट वहाँ हुआ कि जहाँ प्लैंड वे में हो। तो गाजियाबाद क्योंकि एक ऐतिहासिक पुराना शहर था, नोएडा नाम की कोई चीज ही नहीं, तो यहाँ पर प्लान डेवलपमेंट है 100%। क्या वो नए तरीके से नए प्लान एग्जीक्यूट करती हुई जो म्युनिसिपैलिटी और GDA की लड़ाई चलती है, क्या उसकी ओर इस चीज को खत्म करने के लिए नए प्लान नए तरीके से बसाने की कोशिश कर रहा है GDA? भाई जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम रहेगी, ये इसको मैच करने के लिए 10 साल का पीरियड बहुत कम है। ये बात तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो योगी का एक भरोसा है वो लोग अब लोगों में जगह है, और बहुत बड़ा जगह है। आपको उस सीट का उत्तराधिकारी बनाया गया जो सीट बीजेपी की सेफ सीट मानी जाती है और जो वरिष्ठ नेता अपने लिए बचा के रखते हम कहते हैं भाई ये योगी सरकार को डरता ना है हमसे। हैं। जी समझे भाई, इस जी, चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं दी डेमोक्रेसी विद दीपक शर्मा, जहां सवालों से कोई नहीं बचता और जवाब जनता के हित में मांगते हैं। आज हमारे साथ हैं भाजपा सांसद अतुल गर्ग जी, जो कि गाजियाबाद की राजनीति का मजबूत चेहरा, यूपी की धरती से उठे हैं। वो नेता हैं जिन्होंने स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं और जिनका राजनीतिक सफर समाज सेवा से शुरू होकर संसद तक पहुंचा है। लेकिन आज सियासत का मौसम है, कुछ और है। बिहार में चुनावी रण छिड़ा हुआ है, यूपी में जाति और विकास की नई जंग चल रही है, और देश भर में जनता पूछ रही है क्या विकास अब भी राजनीति का असली एजेंडा है। तो इन्हीं सवालों के जवाब आज हम सीधे लेंगे भाजपा सांसद अतुल गर्ग जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सांसद जी हमारे पॉडकास्ट में। तो जैसे शुरुआत करते हैं कि राजनीतिक परिचर्चा में सबसे पहले एक शुरुआत होती है कि सांसद जी कैसे राजनीति में आए, क्या वो था। लेकिन आपको सब लोग जानते हैं क्योंकि NCR एक हमारा हिस्सा, जैसे देखा जाए दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है, और गाजियाबाद हो या औद्योगिक नगरी यानी नोएडा हो, दोनों ही उत्तर प्रदेश के लिए एक फाइनेंशियल कैपिटल में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और आप दिल्ली से सटे हुए हैं, तो दिल्ली का जो दरबार यानी कि यूपी से ही चाबी जो है दिल्ली के दरबार की निकलती है, और आप उसके सबसे पड़ोसी सांसद हैं। तो शुरुआत से जानना चाहता हूं कि राजनीति में आने से पहले आप कैसे, क्या सफर था, किस तरीके से आपने राजनीति में दिलचस्पी ली, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा बताइएगा। ऐसा था कि हमारा जो फैमिली है जी। गाजियाबाद में 150 सालों से है, 150 सालों से करीब। उसका जी तो जी इतिहास है 150 सालों का, तो जी उससे जी पहले का तो पूरी जी जी बात नहीं पता। तो लाला हसनदास हुआ करते थे हमारे दादाजी, जी तो वो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे जी और आर्य समाजी नेता थे। आर्य समाज से बहुत प्रभावित थे परिवार हमारा। जी और गाजियाबाद के अंदर करीब 60% मुसलमानों की आबादी थी। जी लेकिन गाजियाबाद के अंदर आबादी सारी ही मिलाकर के मुश्किल से 3-4-5 हज़ार लोगों की थी किसी ज़माने में। जी तो दिक्कतें होती थी तरह तरह की। अंग्रेज़ों की पॉलिसी भी थी कि हिंदू मुसलमान को लड़ाते रहो। जी तो एक तरीके से वो हिंदुओं के प्रोटेक्शन का एक चेहरा बन गए थे। जी और 1952 में जनसंघ पर के टिकट से वो MP का चुनाव भी लड़े। जी तब अटल जी का परिचय इतना नहीं था। जी जी
लेकिन अटल जी उनके प्रचार में आए थे और अटल जी वक्ता थे, तो बिना लाउड स्पीकर के भी वो भाषण स्टूल पे खड़े होकर देते थे उस जी जमाने में। और चुनाव तो हार नहीं था, जी क्योंकि जो जनसंघ की राजनीति करते थे उन दिनों जी और सोशलिस्ट पार्टी की राजनीति करते थे कांग्रेस के खिलाफ, तो वो लोग एक मिशन के तहत राजनीति करते थे। जी तब सत्ता प्राप्ति बात नहीं थी, तब विचारधारा एक प्रमुख बिंदु हुआ करती थी। जी और हमारे दादाजी, हमारे पिताजी चुनाव लड़े जी या लड़ाया, हम्म लेकिन जीते कभी नहीं। जी 1969 में भी पिताजी एमएलए का चुनाव लड़े, ठीक है, 1969 में। उससे पहले चुनाव संयोजक रहे, 1967 में चुनाव संयोजक रहे शुरू से ही आप जनसंघ से जुड़े रहे हैं? जनसंघ से। जी। मतलब जनसंघ के जन्म से पहले जुड़े रहे। पहले हिंदू महासभा थी, जी आर्य समाज थी, जी ठीक है, तो हिंदूवादी विचारधारा थी कि जी। भाई ये अपीजमेंट जो है हिंदुस्तान में ये नहीं होना चाहिए, जी हिंदू मुसलमानों के साथ बराबर ट्रीटमेंट होना चाहिए, जी। इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये लड़ाई थी हमारी परिवार की। जी और कभी भी दूसरी विचारधारा में हम्म रहे नहीं, जी और विचारधारा थी ही नहीं कहीं और। तो ये फिर 1967 में 69 में पिताजी चुनाव लड़े हमारे, जी 71 में पहली बार चेयरमैन बने गाजियाबाद के। जी तब हमारी लड़ाई मॉन विकिंस के जो मालिक हुआ करते थे प्रेम मोहन साहब, उनसे थी। फिर 75 आ गया तो जेल हो गई, जी। इमरजेंसी में जेल में रहे, जी तब सभी लोगों को बंद कर दिया गया था। जी 1980 में फिर चुनाव हारे, 1984 में हारे, फिर 1995 में फिर पिताजी मेयर बने, 1995 में। 1995। जी। फिर उसके बाद में तो उस समय म्यूनसिपैलिटी गाजियाबाद मतलब नगर निगम बन नगर गया निगम था, नगर निगम 95 में पहली बार बना, पहली बार बना था और पहली बार ही वो मेयर वो बन पहले गए। मेयर बने जी गाजियाबाद जी के, ठीक है। और 71 से पहले 20 साल से चुनाव नहीं हुए थे गाजियाबाद में, जी सुपरसीड हो गए थे किसी ज़माने में। जी तो 20 साल बाद जब चुनाव हुए तो वो पहले चेयरमैन भी वही बने, 35 ईयर्स की एज में। जी मैं तो बिजनेस में ही था, ठीक है। फिर पिताजी ने एक दिन समझाया, पहले तो ये तय था कि घर में अगर कोई एक जना राजनीति में तो दूसरा नहीं आएगा, जी तो राजनीति में आने का सवाल ही नहीं था हमारा। तो 2004-5 में पिताजी जब रिटायर हो गए, एक तरीके से स्वास्थ्य उनका बिगड़ना शुरू हो गया, तो फिर उसके बाद में, क्योंकि कोई भी चुनाव होता था तो चुनाव लड़ाने के दिनों पे हम रहते थे, पर्ची बंटवाने से लेकर के प्रचार के अंदर। तो हम और हमारे पिताजी दोनों चुनाव संयोजक जरूर बनते थे। माननीय राजनाथ सिंह जी का भी मैं चुनाव संयोजक था। अच्छा जनरल वीके सिंह चुनाव लड़े तो उनका भी मैं चुनाव संयोजक था 2014 में, जी ठीक है। तो 2012 में टिकट दिया गया मुझे, तो मैंने पहले मना भी किया कि भाई मेरे तैयारी नहीं है, तो मैं चुनाव हार गया। सभी लोग हार गए थे उन दिनों, पूरी बीजेपी की 40 सीटें आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में। गाजियाबाद की 500 सीटें हम हार गए थे बसपा से, जी मैं भी हार गया। फिर 2017 में मैं जीता, मतलब मैं क्या जीता, बीजेपी जीती। बीजेपी की 500 सीटें जीती हमने। फिर मेरे को मंत्री बना दिया बीजेपी योगी सरकार में, योगी सरकार। हेल्थ मिनिस्टर बने थे आप फर्स्ट टाइम? हेल्थ सर मैं बाद में बना, पहले बना खाद्य सुरक्षा, खाद्य रसद मंत्री, रसद एवं खाद्य मंत्री। हाँ, कई मंत्री थे, 4-5 मंत्रालय मेरे को दे दिए। जी 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 जी। और योगी जी के नीचे था मैं, अंदर जी, में उनकी जवाबदेही में। फिर उसके बाद में ये स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया कोरोना काल में। कोरोना काल में उस समय पे आप उस ड्यूरेशन में हेल्थ मिनिस्टर थे, हेल्थ एमओएस थे। बनाया, हाँ, एमओएस था जी फिर उसके बाद में 2022 में फिर चुनाव जीत गए, पर मंत्री नहीं बनाया। जी तो पता नहीं, एक दिन टेलीविजन पे खबर आई, मेरे को सुनील शर्मा जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनका फ़ोन आया कि तुम्हारा नाम चल रहा है टीवी पे जी कि तुम्हारे को एमपी का टिकट दिया जा रहा है। जी। तो मेरे को समझ नहीं आया कि भाई मेरे को क्यों दिया जा रहा है। तो मैं तो एमएलए हूँ पहले से ही, मतलब टीवी देखा तो पता पड़ा राज्य की मेरा। राजनीति से निकल के आपको मतलब केंद्र की राजनीति में लाया अब जा रहा है। राजनीति तो क्या क्या कह सकते हैं, राजनीति तो एक बहुत व्यापक शब्द है, लेकिन एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने वाली बात समझ जी। ठीक है। तो मैं एमपी बन गया। मैं जैसे आपने बताया कि क्योंकि आपका पृष्ठभूमि जो है वो गाजियाबाद से जुड़ी है और आपकी जो यानी कि देखा जाए तो आपकी जो सीट है, मैं शब्दों में कहूँ तो ये विरासत में ही सीट मानी जाएगी, इसे कह भी सकते हैं। लेकिन एक चीज क्योंकि आपका परिवार शुरू से ही जनसंघ से तो जुड़ा रहा है। एक परिवार की
पिताजी के कारण, दादाजी के कारण एक गुडविल थी जी कि भाई एक पुराने जमाने के विचार से जुड़े हुए लोगों की छवि थी। मैं समझ गया। हाँ, उसी ठीक चीज़ है। को आगे बढ़ाते हुए यानी कि हाँ। पार्टी ने जो पार्टी पृष्ठभूमि होती है उसी क्रम में आगे लगातार आपका जो राजनीतिक से जुड़ा हुआ है यानी कि पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, जनसंघ से जुड़ा हुआ है, संघ की शाखाओं से जुड़ा हुआ है, उसी को देखते हुए आपने मतलब केंद्र ने भरोसा जताया और आपको एमपी बना के केंद्र बहुत में लेके सम्मान दिया पार्टी। जी बिल्कुल। अब हम शुरुआत करते हैं जैसे क्योंकि अब राजनीति परिचर्चा जानते तो हैं ही लोग कि आप इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। अब शुरुआत होती है कि गाज़ियाबाद की राजनीति क्या है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा दखल यूँ रखती है क्योंकि गाज़ियाबाद एक हमेशा बीजेपी की कोर सीट रही है। गाज़ियाबाद है, नोएडा है, ये सेफ सीट मानी जाती हैं। अब शुरुआत में क्योंकि क्वेश्चन इस समय पे क्या है क्योंकि आपकी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन सरकार केंद्र में भी है और लगातार केंद्र में 3 टाइम है, यूपी में भी 2 टाइम है और जाहिर सी बात है तीसरी टाइम बढ़ने की अग्रसर है। तो भाजपा की लगातार तीसरी सरकार, विपक्ष कहता है कि जनता अब विकास से ज़्यादा शक्ति महसूस कर रही है। क्या योगी सरकार का फोकस अब कानून व्यवस्था से हटकर जनता के संवाद की तरफ जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है? ऐसा है कि कोई भी बात कहने के साथ साथ आंकड़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। जो उत्तर प्रदेश का जो बजट है जी। वो पिछले 12 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँचा है। अच्छा। उत्तर प्रदेश की इनकम टैक्स की और जीएसटी की जो आय है जी। वो कहाँ से कहाँ पहुँची है। अच्छा। उत्तर प्रदेश का जो उत्पादन है जी। और जो इन्वेस्टमेंट है जी। मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, अच्छा। उसके आंकड़े कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। जी। जो गन्ने का बहुत बड़ा कृषि का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ का उत्पादन कहाँ से कहाँ पहुँचा है। जी। यहाँ पर किसी ज़माने में मतलब 2017 से पहले की बात मैं करूँ तो खाद्य रसद के अंदर गेहूं भी पंजाब से आता था, जी। जबकि यहाँ पर 300 लाख टन का 350 लाख टन का प्रोडक्शन था प्रोडक्शन है। और हमारे को चाहिए था मुश्किल से 50 लाख टन गेहूँ जी। बांटने के लिए, जी। और गेहूं आता था पंजाब से। जी। ठीक है, अब क्या पोजीशन है, अब हमारे यहाँ 1 किलो गेहूं भी कहीं बाहर की स्टेट से नहीं आता जी। और 30 या 40 लाख टन गेहूं हम सरकार को नॉर्थ ईस्ट के लिए दे रहे हैं। उल्टा अच्छा। हो गया। जी। तो ऐसे ही हॉस्पिटल की बात आप करें, हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती थी जी। और जो मरीजों की संख्या है वो दुगनी हो गई है जी। इन 10 सालों में, क्योंकि विश्वास अर्जित किया है पहले से बेहतर है। एक भी मरीज आपका, क्योंकि आप पत्रकार हैं, जी। जी। एक सैंपल लीजिए कि कितने मरीज ये कहेंगे कि हमें दवाई नहीं मिली। जी। ठीक है, आज आपके यहाँ जो एक्सरे पहले होता नहीं था, जी। इन 10 सालों में एक्सरे तो होता ही होता है, पर अब कलर्ड एक्सरे होता है। जी। अब ईसीजी होता है। अब जो है जो बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी गई हैं कि जिनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, अब 100 रुपये में आपकी एमआरआई भी होती है। जी। ये सरकारी अस्पताल की, ये मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही अच्छी हो गई है पोजीशन, कमियां जी। तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो भी अच्छा है बुरा है उसके अंदर कंपैरेटिव टर्म्स में अगर आप बात करेंगे जी। तो हर चीज़ के अंदर कई गुना हम आगे बढ़े हैं। जी। तो ये कई गुना आगे अगर विकास की तरफ ध्यान ना होता, लेकिन है क्या, जब जब दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो ये है कि पहले से कितना अच्छा हुआ और एक ये है अभी ये होना बाकी है। तो कौन से एंगल से आप देखेंगे चीज़ों को, उस जी। पर निर्भर करता है। चलिए जवाब तो है, लेकिन आज मैं सेगमेंट में क्वेश्चन जो है इससे ना पूछ के, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है ना, हम लोग पहले से मार्क करते हैं कि आज सांसद जी से इस टॉपिक पे डिस्कस करें क्योंकि बिहार चुनाव चल रहा है। मैं पृष्ठभूमि यानी कि अपने जो चैनल की जो एक वो है ना वही चेंज करता हूँ। आज मैं इसके बिना क्वेश्चन हटाते हुए सीधे क्वेश्चन करूँगा। क्वेश्चन क्या होगा, गाजियाबाद की राजनीति से ही करेंगे और यूपी की राजनीति में करेंगे क्योंकि यूपी से आपकी पृष्ठभूमि जुड़ी है और उत्तर प्रदेश के आप गाजियाबाद जनपद से सांसद हैं। जैसे आपका इस एनसीआर में देखा जाए, जब आप शुरू से आप गाजियाबाद के रहे जैसे आपने बताया, आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में उत्तर प्रदेश का नाम जो है ना दूसरे राज्यों में जाना जाता है।
यानी कि ये बात तो सत्य है कि योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस की नीति और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई जवाब नहीं है। पहले गाजियाबाद यानी कि एसएसपी प्रणाली पे आता था, अब गाजियाबाद कमिश्नर प्रणाली पे आता है। और देखिए, गुटबाजी राजनीति हर जगह होती है, वो हर पार्टी के अंदर होती है, हर जिले के अंदर होती है, हर प्रदेश के अंदर होती है, मतलब घर के अंदर ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन इस समय पे देखा जाए, जैसे पहले की जो कानून व्यवस्था थी एसएसपी प्रणाली में और अब कमिश्नर सिस्टम आने के बाद कैसी आपको लगती है? क्या व्यवस्थाएं चेंज हुई हैं? क्या कानून, अगर लॉ एंड ऑर्डर देखा जाए तो गाजियाबाद का क्या माहौल है? हम उत्तर प्रदेश की बात नहीं करते हैं, गाजियाबाद का कानून व्यवस्था में क्या माहौल है? ऐसा है कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम था जी वो जीरो हो गया। जी पहले हर गांव के अंदर, हर गली के अंदर एक गुंडा हुआ करता था जिसको वहाँ का वो वसूली भी करता था। जी। आज की डेट में आप किसी गुंडे का नाम बता नहीं सकते कि फलाना गुंडा मशहूर है। अगर किसी ने नाम बता दिया तो अगले दिन हो सकता है कि उसको गोली पड़ी मिल जाए, ज़्यादा प्रचार कर दिया तो। नहीं, प्रचार मत करिए जी। आप तो पत्रकार हैं, आपको ही डरते हैं। जी जी आप भी पूछ लीजिए जी ठीक है, और हमारे कान में बता दीजिए, ये ठीक है। कोई गुंडा, ये पहले एक फीलिंग ये थी कि उनको मजा आता था जी कि मेरा खौफ कितना है। जी पिक्चर आई थी, गब्बर सिंह कहता था कि वो सामा कितना इनाम रखे हैं हम पे तो वो कह रहा 5 लाख। तो अच्छा, बोले हमारा नाम डुबो दिए। नाम डुबो दिए, ज़्यादा होना अब चाहिए। हर गुंडे का एक नाम होता था, उसकी एक इज्जत होती थी कि इससे लोग डरते हैं या नहीं डरते हैं। जी। अब आपको कोई इज्जतदार गुंडा नहीं मिलेगा। मतलब जो है उनकी इज्जत डुबोने का काम जो है वो आपकी सरकार ने काम किया है। कोई मतलब उनका मार्केट में टीआरपी गिरा के रेट काम करने का आपकी सरकार ने काम किया है। अब वो चोरी छुपे, कोई चोरी उचक्का कर ले, जी वो कर ले। अब थोड़ा सा मानव स्वभाव भी हमारे ऐसा है जी कि यदि मैं गाड़ी पार्किंग फर्ज करो कर रहा हूँ आपके यहाँ, जी जी और कोई पड़ोसी मेरे से नाराज हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो मेरे पास हाथी उठा दे हाथी उठा या मेरी गाड़ी पे ईंट दे के मार दे। तो इस तरह का अपराध तो है, ये भी अपराध है। नहीं, अपराध तो है, लेकिन वो गुस्से वाला अपराध वो है, ऑर्गेनाइज अपराध नहीं है, वो अपराध की श्रेणी में नहीं है। वो एक सडन कोई भी चीज ऐसी घटना हुई जिसको अपराध का रूप नहीं दिया जा सकता। ये सिविलाइजेशन की प्रॉब्लम, बिल्कुल ये सिविलाइजेशन की प्रॉब्लम है कि अपनी पत्नी पे हाथ उठा दिया। और अब तो खबर ये भी आ जाती है आपके अखबारों में रोज की, पत्नी ने भी पति को मार दिया। मतलब नहीं, ब्लू ड्रम इस समय तो वैसे ही फेमस चल रहा है, क्योंकि आपकी सीमा भर रोज कोई ना कोई खबर, रोज कोई ना कोई खबर आती है, परसों आ रही है। तो आप सुबह ही सुबह के अखबार पढ़ते हैं इस तरीके की खबर पढ़ने के लिए? मैं इस तरह की खबर भी पढ़ता हूँ जी, और भी नहीं भी पढ़ता हूँ तो कई बार मेरी पत्नी दिखा देती है। अच्छा ठीक है। तो जैसे गाजियाबाद जनपद में क्या है, म्यूनसिपैलिटीज भी है यानी कि नगर निगम भी है, और गाजियाबाद में डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है। लेकिन अगर देखा जाए, देखिए नोएडा औद्योगिक नगरी है, नोएडा में कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स भी आता है, बहुत बड़ा कॉरिडोर भी बन रहा है, गवर्नमेंट बहुत बड़ा प्रमोट के साथ साथ जितना भी इन्वेस्टर जो फॉरेन इन्वेस्टर हो या अपने अलग राज्यों के इन्वेस्टर्स हो वो नोएडा में रुचि दिखाते हैं, जबकि गाजियाबाद भी दिल्ली से सटा लगा हुआ है। ऐसा क्या? क्योंकि आप वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आपको इस तरफ ध्यान कभी आपने दिया कि गाजियाबाद में लोग, जबकि रोड हाईवेज बढ़िया है, कनेक्टिविटी बढ़िया है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया है और कानून व्यवस्था भी बढ़िया है, लेकिन रोड एक है दिल्ली की तरफ से लखनऊ के जाने के लिए, यानी कि NH9 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो रास्ता इधर को मुड़ जाता है इन्वेस्टर का, वो गाजियाबाद की तरफ उधर को क्यों नहीं जाता है? ऐसा क्या है? ऐसा आपने कभी समाधान इस बारे में सोचा, डिस्कस किया? डिस्कस करने की ज़्यादा जरूरत इसलिए नहीं है कि मैं आपको बताता हूँ जी। किसी ज़माने में जो चांदनी चौक के सेठ थे, जी जी और जो चावड़ी बाजार के सेठ थे, जी सीताराम बाजार में सेठ थे, जी फिर वो सिविल लाइंस में गए। जी अब आज की डेट में जो भी वहाँ पैसे वाला आदमी है जी वो साउथ दिल्ली की तरफ चला गया, जी जिसका कोई नाम ही नहीं था। क्यों? मुगलों के ज़माने से बनी हुई दिल्ली, उससे भी पहले की दिल्ली, मुगलों से भी पहले की दिल्ली, जी वो गलियों में सिमटी हुई थी। डेवलपमेंट वहाँ हुआ कि जहाँ प्लान वे में हुआ। जी तो गाजियाबाद क्योंकि एक ऐतिहासिक पुराना शहर था, नोएडा नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, जी नोएडा नाम का कोई जगह नहीं थी, तो वो सारे ज़मीन को एक्वायर करके ND तिवारी साहब ने किसी ज़माने में 1970-75 की बात है शायद, तो उन्होंने ये नोएडा के अंदर डेवलपमेंट करा, प्लान डेवलपमेंट का सपना देखा, और वो प्लान डेवलपमेंट सक्सेस भी नहीं हुआ शुरू में। वो कहीं जाकर के 1980-90 के बीच में, 90 के आसपास उसने रंग दिखाना चालू किया। पहले उसकी छोटी सी कल्पना थी, जब सफलता मिली तो और बड़ी कल्पना हुई।
तो यहाँ पर प्लान डेवलपमेंट है 100%। जी और गाजियाबाद के अंदर जो विरासत में मिली हुई जगह है वो सिर्फ वही है। आज की डेट में गाजियाबाद से लगा हुआ इंडस्ट्रियल एरिया है जो गाजियाबाद और उसके दोनों के बीच में है। अब साहिबाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया है, गचड़ मचड़ है, वहीं पर आबादी है, वहीं वो है इंडस्ट्री है। मतलब देखा जाए तो जो पहले की समय पे रहा जाए, जो यानी आर्किटेक्ट थे, यानी कि जो मास्टर प्लान था, वो मास्टर प्लान तो काम किया, लेकिन क्या है कि प्रभावी कार्रवाई नहीं रही कि जो इंक्रोचमेंट है यानी कि प्लान सिटी में डेवलप नहीं हो पाया, जिसकी कारण आज भी कहीं कुछ भी बसा दिया गया। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं इसके अलावा भी कहना चाह रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं वो तो ठीक है। जो प्लानिंग बनाई 1970-75 में जी, तो उसके अंदर ये कल्पना नहीं थी कि किसी दिन गाड़ियां घरों में 2-2 3-3 होंगी। जी जिस शहर के अंदर 10-5 गाड़ियां रहती हों पूरे शहर में, जी, और प्लानिंग बनाई 1970 में 75 में, तो पूरे 70-75 के अंदर गाजियाबाद में 10-15 गाड़ियां थी। जी, मैं नाम बता सकता हूँ किस किस के पास थी आज भी। जी, ठीक है, क्योंकि गिने चुने लोग थे उस समय पे, गिने पैसे वाले गिने चुने ऑब्वियसली गिने चुने लोग थे, पैसे वाले। हैं। और तब उन दोनों ये रिवाज हुआ करता था कि किसी के यहाँ शादी होती थी जी, तो वो गाड़ी वाले को कार्ड देने इसलिए जाता था कि इसकी गाड़ी चली गई तो मेरी बहू इसमें विदा होके आ जाएगी। विदा होके आ जाएगी। समझे भाई? मैं समझ गया। वो तो पहले सब जिलों का यही हाल था। ये हाल था। गाड़ियों को मांगा जाता था जी कि गाड़ी मंगती में जा रही है, ये एक शब्द इस्तेमाल हुआ था। जी, नहीं उसकी जो समाज में एक इज्जत भी होती थी कि उसकी समाज, मतलब गाड़ी वाले कई लोग आए थे, ठीक है, बारात की इज्जत होती थी उसकी। अब ये जब आर्किटेक्ट ने मॉल बनाया तो उसने ये बताया ही नहीं, ये दिमाग में ही नहीं आया कि कभी विस्फोट भी होगा प्रकृति का विस्फोट होगा। ठीक है, और अब हमारे आरडीसी नाम का एक राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर जी, जो सबसे महंगा है जी बिल्कुल। अंबेडकर रोड सबसे महंगा है, ये भी आउटर स्कर्ट पे थी। मैं उसमें क्रिकेट खेला हुआ हूँ। जी जी जी, मैंने यहाँ गाड़ियाँ चलानी सीखी हैं आरडीसी में जी। मैं जब बच्चे थे, हम 14-15-16 साल के, तो यहाँ गाड़ी चलाना सीखने जाते थे जी, और फिर घर के बाकी बच्चों को गाड़ी चलाना सिखाते थे जी। अब यहाँ पर 10-10 लाख रुपए गज का रेट हो गया। रेट हो गया, गाड़ी खड़े करने की जगह नहीं। प्रीमियम है, कभी नगर है, शास्त्री नगर है, राजनगर गाड़ी है, खड़ी करने की जगह नहीं, क्योंकि पार्किंग बनाना भूल गए वो। बिल्कुल। उन्हें किसी को इतनी समझ नहीं थी या कल्पना नहीं थी कि कभी गाजियाबाद वालों पे भी गाड़ियाँ होंगी। तो ये गलती जो है, जिसे गलती भी कह सकते हैं और इसको मिस प्लानिंग भी कह सकते हैं। मिस प्लानिंग भी कह सकते हैं। ये जो चीज़ है वो एक हमारे उसके लिए डिपेंड करता है। ये चीज़ का कभी ना रिसर्च में बताता हूँ, जब भी कोई इन्वेस्टर आता है तो वहाँ की उसकी R&D टीम रिसर्च करती है कि वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बाद पानी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कैसी है, तब वो इन्वेस्टर आता है, और गवर्नमेंट का प्रचार कैसा है, यानी कि गवर्नमेंट की पकड़ कैसी है, मीडिएटर कैसे हैं गवर्नमेंट के, जो इन्वेस्टर को लुभा पाएँ और ला पाएँ। लेकिन बराबर जैसे आपने कहा कि नारायण दत्त तिवारी, क्योंकि सब जानते हैं उस समय दिल्ली के अंदर बहुत भीड़ हो चुकी थी, तो संजय गांधी ने एक प्लान किया और नारायण दत्त तिवारी को लगाई है कि जाइए आप इस तरीके के यहाँ पे न्यू ओखला डेवलपमेंट, यानी कि क्योंकि जो नोएडा है शहर निकला तो गाजियाबाद से ही है, तो गाजियाबाद जनपद तो पहले से ही सीमाएं बहुत बड़ी थी। क्षेत्र आज भी गाजियाबाद जनपद से हापुड़ निकला है, यानी कि बुलंदशहर और गाजियाबाद का एरिया काट के ही तो नोएडा बसाया गया था, और आज भी हापुड़ जो निकला है वो भी गाजियाबाद क्षेत्र से ही निकला हुआ है। तो गाजियाबाद शहर जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी आज भी बहुत सारी है। मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ये विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सरकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लोगों की कहीं ना कहीं बात आती है। डेवलपमेंट अथॉरिटी आज भी जीडीए, क्या भ्रष्टाचार कम है पिछली सरकारों से, क्या जीडीए का जो विकसित एजेंडा है, क्या वो प्लानिंग जो पहले गलती होगी वो हो गई, क्या नए शहर नए इंफ्रा बसाने के लिए नए तरीके से कोई प्लान एग्जीक्यूशन, क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपके अंडर में आप ये मीटिंग में जाते होंगे, आपके अंडर में ये मीटिंग होती होंगी, तो क्या आपने इस तरफ से विजन देखा कि जो इन्वेस्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, बहुत सारे लोग अनऑथराइज कॉलोनियों में काम करते चले जा रहे हैं, क्या वो नए तरीके से नए प्लान एग्जीक्यूट करती हुई जो म्यूनसिपैलिटी और जीडीए की लड़ाई चलती है, क्या उसकी ओर इस चीज को खत्म करने के लिए नए प्लान नए तरीके से बसाने की कोशिश कर रहा है जीडीए? ऐसा है कि जो डिमांड है जी और जो सप्लाई है जी, उसका अंतर तो है जी, डिमांड कल्पना से ज़्यादा है जी। अब योगी जी और बीजेपी सत्ता में ना आते या मोदी जी ना आते तो हमारे यहाँ डिमांड कम थी जी, सप्लाई ज़्यादा थी जी। ठीक है, अब आ गए अचानक से पार्टी। मतलब सांसद जी आप बात जो है वही ला रहे हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ जो चीज़ जानना चाह रहा हूँ आप वो बताइए। नहीं, जो आप जानना चाह रहे हैं मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ जी, पर हो सकता है कि जिन शब्दों में आप सुनना चाह रहे हैं वो नहीं आप कह पा रहे हैं, वो उसमें अंतर हो। ठीक जी है, जी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। भाई जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी जी,
और सप्लाई कम रहेगी। जी ये इसको मैच करने के लिए 10 साल का पीरियड बहुत कम है। जी भाई आप सरकार में आए, जी आपने गुंडों को खत्म करा। जी अब दिल्ली वाले अपनी लड़की की शादी हमसे नहीं करते थे, गाजियाबाद वालों से, जी। कि लड़की को किसी ऐसी जगह नहीं हाँ, मतलब भेजना है। बॉर्डर क्रॉस करके रास्ते में लड़ाई हो पड़े, कुछ दंगे हो जाए। नहीं नहीं, मतलब एक सेकंड ग्रेड जगह पे नहीं भेजते, फर्स्ट क्लास बिल्कुल। जगह पे भेजेंगे। जी जी। ठीक है। अब पूरा दिल्ली अपने मकान बेच बेच के सब गाजियाबाद में आ रहे हैं, गाजियाबाद में आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि गुरु अपना एक मकान यहाँ बेचो, 3 यहाँ खरीद लो, 3 यहाँ खरीदो और आराम से रहो, 2 किराए पे उठाओ और 1 में रहो। और 40 मिनट लगते हैं दिल्ली जाने में। नहीं नहीं, दिल्ली टू दिल्ली जाने में 40 नहीं, मिनट मानसिकता उनकी है कि दिल्ली का महंगा घर है, वहां पे बेचते हैं, 3 खरीदते हैं, 1 में रहते हैं, 2 किराए पे उठाते हैं, उससे रहने का संसाधन बनाते हैं। अब ये गाजियाबाद जो है जी दिल्ली वालों का एक सैटेलाइट सिटी बन गया है। जी ठीक है। अब कितने दिनों में बनाई है? पिछले जी। 5 सालों में। जी अब ये हालत हो गई है इंडस्ट्रियल एरिया में कि जहाँ पर किसी ज़माने में 10-15 हज़ार रुपये गज में जगह मिल रही थी, जी अब वो 50-60-70 हज़ार रुपया मीटर में जगह ले रहे हैं, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, जी और वहाँ की 2-2.5-3 लाख रुपए गज की बेच रहे हैं, जी। दिल्ली की बेच के आ रहे हैं। तो ये इसकी कल्पना अगर हो भी जाए तो आप कितनी जल्दी मीट आउट कर लेंगे? तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सिकंदराबाद तक, और ऊपर से गडकरी जी ने रोड बना दी बड़ी 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 बना दी, है बाहर से बाहर निकल जाइए। नहीं, बाहर से बाहर निकल जाइए। अब आप मेरठ चाहिए, आपको आधे घंटे में मेरठ पहुंच रहे हैं। एक बार रोड पे आ गए तो मेट्रो भी दे दी, ऊपर से रोड भी दे दिया, आरटीटीसी दे दी, सब कुछ दे दिया। अब मेरठ तक लोग हड़बड़ा गए हैं कि भाई करें क्या, इतनी जल्दी कैसे डेवलप करें। अच्छा, ऊपर से जो सरकार ने, मोदी जी ने आकर के जो जमीन एक्विजिशन के जो कानून है 2014 के जी बाद, जी वो रिवाइज कर दिया कि आप जबरदस्ती जमीन नहीं ले सकते, लेनी होगी तो 4 गुना पैसा देना होगा। जी और सरकार ने ये तय किया कि जो भी आप डेवलपमेंट करें, आपको किसानों से बार्गेन करके खरीदनी है। जी ठीक है। अब जमीन रातों रात नहीं ली जा सकती। नोएडा के अंदर उन्होंने एक इमरजेंसी क्लॉज लगाते थे, वो सेक्शन 6, जी और जमीन छीन लेते थे सेम डे। जी अब बाद में लड़ते रहो। जी अब किसानों को भी आपको न्याय देना है, किसानों को भी आपको न्याय देना है। जी तो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ तालमेल अगर बनता है और उसके अंदर कोई छोटी मोटी कमियां रहती हैं, तो उनको भी हमें समझना पड़ेगा कि भाई एक साथ कोई जादू, एक अच्छी चीज़ आई और उससे बहुत, तो इसको हमें अप्रिशिएट ही करना पड़ेगा कि डिमांड ज़्यादा हुई है, थोड़ी सी जो समस्या आ रही हैं, तो इसको पॉजिटिव वे में देखिए। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल जवाब भी दे दिया और जवाब भी नहीं दिया और सब कुछ कह भी दिया। आप जिस बातों के धनी जाने जाते हैं, आज इस पॉडकास्ट में दिख रहा है मैं कि आपका नेतृत्व जो है वो सच में जनता जो आपको ऐसे ही पसंद नहीं करती है, क्योंकि आप बातों के धनी हैं। आपने मेरी बातों का जवाब भी नहीं दिया और जवाब भी दे दिया। खैर, कुल मिला के धन्यवाद। आपने जो जवाब दिया वो कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है और कंपटीशन बढ़ रहा है। मैं आपकी बातों में नहीं, आउटसाइडर डिमांड बढ़ गई। बिल्कुल, आउटसाइडर डिमांड बढ़ रही, कंपटीशन बढ़ रही। यूपी ने विश्वास अर्जित किया। बिल्कुल, ये बात तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो योगी का एक भरोसा है वो लोग अब लोगों में जगह है और बहुत बड़ा जगह है। तो हम जैसे गाजियाबाद से ही क्वेश्चन करेंगे, मैं आज नहीं क्वेश्चन करूंगा किसी और के, क्योंकि अब हम सरकार में हैं इस समय पे। आपकी 2 बार की सरकार है, पहली बार जो मुख्यमंत्री थे, क्योंकि आपने उनके साथ, मुख्यमंत्री के साथ काम किया है, अब आप काम कर रहे हैं केंद्र की सरकार के साथ, और केंद्र सरकार के साथ काम करने में आप नरेंद्र मोदी की विज़न, अमित शाह का विज़न और योगी का विज़न, ये 3 विज़न जाने जाते हैं। और नरेंद्र मोदी का विज़न ही जाना जाता है, अमित शाह तो उनके लिए सपोर्टिंग एंड में माने जाते हैं। आपको जैसे आप कभी पार्लियामेंट के दौरान पे जब पार्लियामेंट चलती है तो क्या ऐसा कोई डिस्कस हुआ, क्योंकि आप समय आपके पास कम है, तो जो क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है जिसको लोग सुनना चाहेंगे, कभी ऐसा मौका हुआ कि फ़ोन आता है पीएमओ से, अतुल गर्ग जी कल आपका समय है, या मतलब होम मिनिस्ट्री से मान लो ऐसा, और ऐसा कोई अचानक कोइंसिडेंस, जैसे फ़ोन पे अचानक घंटी बजी, वो किस्सा ऐसा एक बताइए, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं ऐसे किस्सों के लिए। नहीं, ऐसा तो कोई खास बात कभी नहीं हुई, सिवाय इसके कि एक बार फ़ोन आया कि आपको राष्ट्रपति जी के साथ जाना है। जी ठीक है। और मैं हड़बड़ा गया, मैंने कहा यार कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है। तो फिर 10-15 मिनट बाद फिर मैंने सोच के फिर जवाब दिया कि हाँ मैं जाऊँगा। मैंने पहले तो हाँ ही नहीं करा जी कि मेरे को समझ नहीं आया क्या है। फिर मेरे को राष्ट्रपति जी के साथ, मैं हवाई जहाज़ में था, 35,000 फुट की ऊंचाई पे, वहाँ फ़ोन आया जी कि आपको दिल्ली का सह प्रभारी बना दिया। जी तो मुझे खुद समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। जी फिर मुझे चंडीगढ़ का प्रभारी बना दिया, उसके लिए फ़ोन आया।
फिर मेरे को फ़ोन आया कि आपका, मेरे को बल्कि अखबार में देखा मैंने अपना नाम, कि आपको ऑपरेशन सिंदूर में जाना है। वाह। ठीक है, जी। कुल 22 सांसद थे जी। भाजपा के, जिसमें आपको जाकर प्रेजेंट करना है बाहर जाके। तो वो तो फ़ोन भी नहीं आया। जी। सवेरे अखबार देखा आदेश आ उसमें गया। तो मेरा नाम था। जी। तो फिर मेरे को फ़ोन करना ही भूल गए होंगे वो। जी, ठीक जी। है, तो फिर मेरे को फ़ोन आया कि अपना पासपोर्ट भेज दो। जी। ठीक है, भगवान की कृपा से पासपोर्ट वैलिड था मेरा, मैंने भेज दिया। आपने बहुत अच्छी बात कही। चलो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ जो चलता है, क्योंकि हम लोग मीडिया में बैठते हैं और वरिष्ठ बुद्धिजीवियों में बैठते हैं, दिल्ली के अंदर भी बैठते हैं। आपको उस सीट का उत्तराधिकारी बनाया गया जो सीट बीजेपी की सेफ सीट मानी जाती है और जो वरिष्ठ नेता अपने लिए बचा के रखते हैं। तो आप सोचिए, आपका कद एक बहुत बड़े कद के लेवल पे देखा जाता है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि आप एक तो बॉर्डर पे बैठे हैं, ऊपर से दिल्ली एनसीआर जैसे कैपिटल में बैठे हैं, और आप जहाँ पे दिग्गज नेता सांसद रहे हैं, उस सीट का, आपको सीट का चयन करना, केंद्रीय नेतृत्व इतना भरोसा जताना, ये कहीं ना कहीं आपकी गुडविल है, आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि कह लो या जमीन जनता से जुड़ाव कह लो। जो अतुल गर्ग ने पाया है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, देखा जाए जो गाजियाबाद की जनता के लिए और आपके लिए भी, क्योंकि सब जानते हैं कि ये सीट एक ऐसी सीट है जो हमेशा सेफ सीट रखी गई है। राजनाथ जी रहे हों, जनरल वी.के. सिंह रहे हैं, और पूर्व में जितने भी बड़े नेता रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि उठाया और किसी को दे दी गई ये सीट, तो सोच समझ के दी जाती है। छोटा सा लास्ट में सवाल है, गाजियाबाद में इस समय लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में आप ऐसा कोई किस्सा बताइए, मात्र 2 मिनट में आपको बताना है, कि जब आप मंत्री नहीं थे, विपक्ष में सरकारें थीं, क्योंकि आप एक वरिष्ठ राजनीतिक फैमिली के साथ साथ उद्योगपति फैमिली से भी आते हैं, तो जाहिर सी बात है, ऐसा बताइए कुछ कोई ऐसा फ़ोन आया अचानक पहले की सरकारों की तरह, ये होना है या कुछ होना है, कुछ अचानक ऐसे फ़ोन बजे कभी? नहीं, जब हमारी सरकार नहीं थी जब तो आते रहते थे। तो फिर क्या होता था? जैसे एक मंत्री हैं, पता नहीं नाम ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मुजफ्फरनगर के मंत्री थे। नाम मत लीजिए, चलिए। जी। वैसे मेरे को लेने में दिक्कत भी ना है। जी। तो उनका फ़ोन आया कि भाई तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है और लाला जी हाँ। तेरे कॉलेज में मैं आग लगा दूंगा। अच्छा, हाँ, तो आप नाम ही बता दीजिए, क्योंकि आग लगाने की धमकी देने वाला वो मंत्री था कौन आखिर? कोई राणा राणा थे। अच्छा। तो उनका ये आग लगा दूंगा। अच्छा। तो मैंने कहा जी आप तो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं, जी। आग लगाना तो कोई छोटी सी बात है, जी। आप तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, मुझे आपकी शक्ति पर पूरा भरोसा है, जी। पर मैं आपसे वायदा करता हूँ जी। कि एडमिशन आप नहीं करा पाएंगे। मतलब आप कह दिया कुल मिला के, हाँ, और उसके बाद जवाब भी दे दिया। नहीं मैं, भाई हमारे कॉलेज में जी। जो एडमिशन है वो हम 15% कर सकते हैं, जी। जी बिल्कुल। बाकी 85% गवर्नमेंट करती है। जी। जी तो उन 15% को मेरिट पे करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, पैसे लेके नहीं करते हैं। जी ठीक है, और कॉलेज का नाम उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्योंकि आपका व्यावसायिक मामला है, इसलिए कॉलेज का नाम नहीं ले रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल। ठीक है, नहीं तो नहीं, मैं कॉलेज का नाम भी नहीं खोलूंगा, मैंने नहीं, वेबसाइट नहीं, में जोड़ा नहीं, खोल तो मैं दूंगा, नहीं पर नहीं, मत उसका खोलिए। उसमें विज्ञापन का आपका नुकसान होगा ना। जी जी, वो विज्ञापन तो बाद में भी चला लेंगे, कोई बात नहीं है। तो जी। तो इस तरह के कई बार बहुत तरह की धमकियां कई बार मेरे जैसे व्यक्ति को जो राजनीतिक परिवार थे जी। जी। उसको मिलती थी। जी। और मेरे ख्याल से 3 महीने लगे होंगे सारे ही जी। योगी जी के आने के बाद। जी। तो 2-3 महीने तो लगे लोगों को जी। कि भाई सेट होने में, कि हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा था लोगों के, लेकिन 3 महीने में यूपी शांत होना शुरू हो गया। मतलब आज का समय वो है जो देखा जाए, अतुल गर्ग तो छोड़िए, अतुल गर्ग तो खैर एक सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, लगातार उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। आज के समय पर अगर कोई भी व्यक्ति हो तो ऐसा फ़ोन किसी के पास नहीं जाएगा जो पहले होते थे। पहले जीरो। जीरो। ठीक है, अब ये कोई मैं बताऊँ आपको कि कई बार हम पे ये फ़ोन आते हैं या हम पे कई कार्यकर्ता या कोई जान पहचान का मिलने आता है जी। कि हमारा बिल कम करा दो, अच्छा। लड़की की शादी है, हमारे को बैंकट हॉल सस्ता करा दो। जी। हम कहते हैं भाई ये योगी सरकार है, को डरता ना है हमसे। जी। समझे भाई, इस जी, चक्कर जी। में हम नहीं पड़ेंगे। जी। ये व्यवसाय मामलों में फ़ोन करना, जी। कि सामने वाला डर ही ना रहा, जब जी। वो भी निश्चिंत है कि मेरा कुछ बिगड़ तो सकता नहीं। जी। ठीक है, और हम भी उसे अभय दान दिए हुए हैं। जी। तो अब भैया हम ही सिफारिश ना करते किसी से। बहुत भाई बढ़िया इस समय, क्योंकि इस समय जो लोकतांत्रिक शक्तियों को क्या अधिकार है कि किसी से ये कहने का कि आप बेनिफिट दें नहीं या नहीं, लें। बिल्कुल सही बात है।
चलिए, आपने सही जवाबों का एक संग जो जवाब होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय सीमित था, आपको कहीं जाना है। लेकिन जिस तरीके से चर्चा है, ये चर्चा काफ़ी देर तक चल सकती है और लोग जानना भी चाहेंगे। लेकिन समय सीमित होने के कारण जिस तरीके से आपने जवाब दिया, प्रॉपर सटीक, जितने हमें क्वेश्चन की ज़रूरत थी, जो गाज़ियाबाद से सांसद, क्योंकि लगातार पृष्ठभूमि हमेशा राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, उद्योगपति खानदान से रहे हैं, शुरू से ही गिने चुने परिवारों में नाम रहा है। अतुल गर्ग कोई एक छोटा नाम नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन्होंने अपनी पहचान बनाने के साथ साथ एक केंद्र सरकार यानी कि केंद्रीय नेतृत्व ने इनके लिए मतलब यानी केंद्रीय उसमें मंत्रिमंडल में भी हो सकता है कि बुलाया जाए, लेकिन केंद्रीय पेट नेतृत्व इस समय पे कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। लेकिन सवाल जिस तरीके से दिए गए, एकदम सटीक जवाब दिया गया है। हम भविष्य में भी कोशिश करेंगे कि एक बार दोबारा बुलाया जाए, क्योंकि सवालों की अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर से हम पूछना चाहेंगे। लेकिन जो सवाल जवाब दिए वो बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि जिस तरीके से जनता जानना चाहती है, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम जरूर आपके लिए बुलाएंगे। आपने सांसद जी बहुत बहुत समय हम लोगों को जो कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत नमस्कार।